हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि सूरज और साधना को एक प्यारी सी बच्ची हुई है जिसका नाम सुनैना रखा है। सूरज अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसकी हर जिद पूरी की थी, इसलिए उसे भी अपनी हर बात मनवाने की आदत सी हो गई थी। कई बार उसके माता पिता उसके जिद से परेशान भी हो जाते, मगर फिर सोचते कि हमारा जो कुछ भी है सब इसी का तो है। यदि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा। सूरज की जिद पर ही उसका एडमिशन शहर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा खासा डोनेशन देकर कराया था, क्योंकि एग्जाम में तो सूरज के मार्क्स बहुत कम थे। सूरज के कॉलेज में ही सुनैना पढ़ती थी, जो ना केवल दिखने में खूबसूरत थी बल्कि कॉलेज की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली हुई थी। कॉलेज के पहले दिन ही जब सभी कॉलेज में नए नए आए थे तब सूरज ने सुनैना को पहली बार देखा था। सुनैना की हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर सूरज उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लगता है आप इस कॉलेज में नई आई हैं। बीटेक का फर्स्ट सेम है। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप पिछले कई दिनों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप तो सीनियर नहीं सुपर सीनियर होंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े लड़के भी हंसने लगे। उन लोगों को हंसता देखकर सूरज को एक पल के लिए सुनैना की बात सुनकर गुस्सा आया। इतना एटीट्यूड, आज तक मुझसे इतनी एटीट्यूड में किसी ने बात नहीं की है। ये कैसे मुझसे इस तरह बात कर सकती है। मगर फिर अगले पल सोचने लगा कि यदि खूबसूरत लड़कियां एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। सूरज ऐसा सोच ही रहा था कि तब तक सुनैना वहां से चली गई। वह तुरंत भागता हुआ सुनैना के पीछे पहुंचा और बोला, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं भी कॉलेज में नया हूँ। मैंने भी बीटेक के लिए ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। हम दोनों बैचमेट्स हैं। वैसे आपका सेक्शन कौन सा है? बड़ी जल्दी है आपको सब कुछ जानने की, जरा सा सब्र तो रखिए। कहकर सुनैना वहां से चली जाती है। सूरज उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, हाय क्या एटीट्यूड है। जितनी खूबसूरत खुद है उतना ही खूबसूरत इसका एटीट्यूड है। इसके एटीट्यूड ने तो दिल जीत लिया है। जिगर पर छुरियां चल गई कसम से। अब तो सूरज जब भी कॉलेज जाता उसकी निगाहें सुनैना को ही ढूंढती रहती। जैसे ही सुनैना सामने आती वो उससे बात करने की कोशिश करता, मगर सुनैना उसे अवॉइड करके चली जाती। कुछ दिनों तक तो ये आंख मिचौली का खेल चला, मगर सूरज के प्यार की शिद्दत के आगे सुनैना झुक गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी। हाँ, मगर ये दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक ही रहने देना, उसकी हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। ये क्या कह रही हो तुम सुनैना? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसके बावजूद इस तरह की बातें कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुमने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। दोस्ती और प्यार दोनों बहुत अलग चीज होती हैं। वैसे भी तुम्हारे और मेरे परिवार में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे परिवार वाले कभी भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बेहतर है कि हम खुद ही हमारे रिश्ते को आगे न बढ़ाएं। यदि तुम चाहते हो कि हम लोग दोस्त बने रहें, तो आइंदा मुझसे प्यार की बातें मत करना। ये तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे परिवार वाले तुम्हें नहीं अपनाएंगे? मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। तुम अभी मेरे परिवार को जानती ही कहाँ हो जो उनके बारे में तुम इस तरह बात कर रही हो। तुम्हारे परिवार वालों को जानने के लिए मुझे कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हर भारतीय परिवार की विडंबना है। शादी जैसा संबंध हमेशा बराबर वालों में किया जाता है, और मेरे परिवार और तुम्हारे परिवार का कोई मेल नहीं है। व्हाट रबिश! अपने मन की थ्योरी मेरे परिवार वालों के ऊपर नहीं थोप सकती हो। घर वाले मेरे हों या तुम्हारे, भारतीय परिवारों की सोच कोई नहीं बदल सकता। मैं अभी इस बारे में और कोई बात नहीं करूंगी। कहकर सुनैना वहां से चली गई। सुनैना के जाने के बाद सूरज खुद से बोला, ये सुनैना खुद को समझती क्या है? इतना एटीट्यूड। हाँ, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोल रही है। मैं साबित कर दूंगा कि सुनैना तुम गलत हो। कॉलेज खत्म होने के बाद जब सूरज घर पहुंचा तो उदास सा अपने बिस्तर में जाकर लेट गया। उसकी माँ उसके कमरे में आकर बोली, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं।
उनको ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अरे ऐसे कौन से सवाल हैं जिसके जवाब तुझे नहीं मिल पा रहे हैं? तुझे पता है ना, हम तुझे इस तरह उदास नहीं देख पाते। सूरज अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत पलंग पर बैठ गया और बोला, माँ, क्या सचमुच तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो? तुझे क्या लगता है बेटा? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, मगर वो कहती है कि हमारे परिवार वाले कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। बताओ माँ, क्या तुम मेरी खुशी के लिए तैयार नहीं होगी? अरे वाह, मेरे छोटे से बेटे ने लड़की पसंद कर ली। तू इतना बड़ा हो गया, तेरी खुशी के लिए तेरी माँ कुछ भी कर सकती है। तो बस मेरे लिए बाबा को मना लो, मैं शादी सुनैना ऐसे ही करूंगा, उसके अलावा किसी और से नहीं। सूरज से बात करने के बाद जब उसकी माँ अपने पति से सूरज की शादी के बारे में बात करती है तो वो नाराज होकर बोले, हाँ, सारे कॉलेज में तुम्हारे बेटे को वही एक लड़की मिली थी। हमारी और उसके परिवार के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। समझा दो अपने बेटे को, ये रिश्ता नहीं हो सकता। एक बार आप उस लड़की से मिलकर तो देखिए, सूरज बता रहा था वो बहुत ही गुणी है। हाँ, उसके गुण सारे देख लिए हैं। अमीर घर के लड़के को फंसाकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। माँ जब सूरज को सारा हाल बताती है तो सूरज नाराज होकर बोलता है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ सुनैना से ही शादी करूंगा। पापा को कह देना, यदि वो जिद्दी है तो मैं जिद में उनका बेटा हूँ। सुनैना से शादी करने के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटे के मुंह से घर छोड़कर जाने की बात सुनकर दोनों पति पत्नी डर गए और उन्होंने हार कर सूरज और सुनैना की शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की रात जब सूरज सुनैना का घूंघट उठा रहा था तो उसकी खूबसूरती में खोते हुए बोला, देखा, तुम तो यूं ही फिक्र कर रही थी, मेरे माता पिता मान गए ना, अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। सूरज, प्यार तो हम भी तुमसे बहुत करते थे, मगर हमें डर था कि कहीं हमारे परिवार वालों के कारण हमारा प्यार अधूरा ना रह जाए। तुम्हें पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज सोकर उठता है तो इस पर कल रात की बीमारी छाई रहती है। वह बंद आंखों से ही बिस्तर पर सुनैना को ढूंढने लगता है, मगर सुनैना कमरे में नहीं थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से सुनैना के बारे में पूछने लगा। तेरी बीवी रात को तेरे साथ थी, तुझे पता होगा कि वो कहाँ है इस वक्त। मुझसे क्यों पूछ रहा है? वैसे भी शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। माँ से जवाब सुनने के बाद सूरज पूरे घर में सुनैना को खोजता है, मगर सुनैना उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उसकी माँ रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। सूरज वहां पहुंचता है तो देखता है घर की तिजोरी खाली पड़ी है। देख लिया तूने अपनी जिद का नतीजा? सुबह से तेरी पत्नी गायब है और अब ये देख, मुझे तो लगता है इस सब के पीछे उसी का हाथ है। सूरज अपनी माँ की बात को मानने को तैयार नहीं होता है, मगर काफी खोजने के बाद सुनैना किसी को कहीं नहीं मिलती है तो हार कर सूरज भी मान लेता है कि जो माँ सोच रहे हैं वही सही है। सुनैना उसके घर से सारे रुपए पैसे जेवर लेकर घर से भाग गई। सूरज की माँ जल्दी से अपनी पसंद की एक लड़की से सूरज की शादी करवा देती है। सूरज भी सुनैना के छोड़ के जाने पर दुखी था और उसे भुलाना चाहता था, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मगर शादी के बाद ना जाने क्यों सूरज साधना को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहा था। ना तो वो उससे ठीक से बात करता और ना ही उसे पत्नी की तरह प्यार करता। एक दिन जब साधना को रात को प्यास लगती है तो वो किचन में आती है। उसी वक्त वहां पर सूरज की माँ भी आ जाती है। बेटी तुम यहाँ? हाँ माँ जी, वो मुझे प्यास लगी थी। अच्छा, आराम से पानी पियो बेटी, कोई मुश्किल नहीं है। अचानक साधना एक डरावनी सी आवाज में बोली, अब दिक्कत तुम्हें क्यों हो रही होगी? क्योंकि पहली बहू को मारकर तुमने अपनी पसंद की बहू जो लाई है। ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तभी साधना पलटती है तो उसका रूप देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं। भयानक आंखें, खुले बाल, खौफनाक चेहरा, यह सब देखकर सूरज की माँ जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज के पापा और सूरज भी किचन में आ जाते हैं तो वो दोनों भी साधना का डरावना रूप देखकर डर जाते हैं। साधना, तुम्हें ये क्या हो गया? मैं साधना नहीं, सुनैना हूँ। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या? सुनैना?
हाँ, जिसे तुम्हारे पिता ने धोखे से मार दिया और झूठे चोरी के इल्जाम में बदनाम भी किया। क्या? मार दिया? पापा, ये क्या कह रही है? अरे नहीं बेटा, ये तो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सुनैना अपने नुकीले नाखून वाले पंजों से पापा पर वार कर देती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैंने ही घर में झूठी चोरी करवाई और सुनैना को अगवा करवा लिया, फिर इसे मारकर पासी के जंगल में दफन करवा दिया। पर क्यों? क्या बिगाड़ा था सुनैना ने आपका? क्योंकि वो गरीब थी। हमारे खानदान में अक्सर बहुएं किसी अमीर घराने की आती हैं, मगर इसके कारण मेरे खानदान की नाक कट गई। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मारकर मैं अपने खानदान को एक रईस खानदान की बहू लाऊं। पापा, आप यहाँ तक गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। आपको पापा कहते हुए भी मुझे घिन आ रही है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे मत मारो। मैं आपको नहीं मारूंगी, वैसे भी मेरे खानदान में मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी गई। आपको सजा तो कानून ही देगा। देखा आपने, जिस खानदान की वजह से आपने इसकी जान ली, आज उसी की वजह से आप बच गए। मुझे पता था कि मेरी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती। सूरज, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जो हुआ उसमें साधना की गलती नहीं है। तुम इसे क्यों सजा दे रहे हो? मुझसे वादा करो कि तुम साधना को मेरी तरह बहुत प्यार दोगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ सुनैना। ऐसा कहकर सुनैना वहां से गायब हो जाती है और साधना का शरीर वहीं गिर जाता है। इसके बाद सूरज के पापा अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है। आधी रात का वक्त हो चला था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और तूफानी हवाएं चल रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। ऐसी रात में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भागती हुई एक कार, जिसमें एक 50 साल के अधेड़ दंपत्ति बैठे हुए थे। पत्नी चारों तरफ बाहर देखती हुई घबराकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना हम कल सुबह निकलेंगे, लेकिन आपको तो अपनी ही जिद माननी होती है। अब देखिए बाहर कैसा मौसम हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अरे रेणुका, तुम भी ना बच्चों की तरह डर रही हो। अरे मौसम ही तो खराब हुआ है। आपने सुना नहीं है, ये हाईवे भूतिया हाईवे माना जाता है और रात के इस वक्त यहाँ कई बार लोगों को भूत प्रेत का साया महसूस हुआ है। पवन ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाए और घबराकर रेणुका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ रेणुका, तुम सही कह रही हो। मैंने अभी अभी देखा हमारी गाड़ी के सामने से कोई बड़ी तेजी से गुजरा है। देखो जरा। रेणुका डरते हुए बाहर देखकर बोली, कहाँ गुजरा है? और रेणुका के झाड़ पर पवन हंसता हुआ बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है भूत प्रेत का साया? लोग और लोगों की मनगढ़ंत बातें। तुम भी ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलो, और अगर तुम्हें आगे भी डर लग रहा हो तो आगे अगर कोई घर दिखा या होटल मिला तो रुक जाएंगे। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई और कार खटखट की आवाज करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब ज्यादा नहीं चलने वाली। पवन चिढ़ते हुए बोला, अब इसी की कमी रह गई थी। पहले ही मौसम खराब है और अब तो गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तभी पवन को पीछे से एक साइकिल वाला दिखा। इतनी रात में इस तरह किसी को साइकिल चलाकर जाता देख पवन हैरानी से बोला, है? यहाँ तो कार में नहीं चला जा रहा है और ये साइकिल से जा रहा है। लेकिन पवन ने खिड़की खोला और आवाज लगाकर पूछा, अरे भैया सुनो जरा, यहाँ आसपास कोई घर या होटल मिलेगा जहाँ हम रात को रुक सकें? साइकिल वाले ने पवन और उसके बगल में बैठी रेणुका को देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा बिल्कुल ही बर्फ की तरह सफेद लग रहा था और आंखें बहुत ही शांत। उसने हाथ के इशारे से दिखाते हुए बोला, बस कुछ ही दूरी पर एक कॉटेज है, वहां जाकर रुक सकते हो। शुक्रिया भाई, लेकिन तुम मुझे बताओ, इतनी रात में साइकिल से बारिश में कहाँ जा रहे हो? वैसे भी इतनी रात में हाईवे पर साइकिल से जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और साइकिल वाला उसी तरह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता हुआ बोला, सुरक्षा का तो क्या है साहब, कौन कब कहाँ सुरक्षित है कौन जानता है। इतना कहकर साइकिल वाले ने रेणुका की तरफ गौर से देखा और वहां से चला गया। रेणुका पवन से बोली, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसकी बातें कितनी अजीब थी। सुनो, मुझे क्या लगता है
क्यों ना हम गाड़ी में ही रह जाएं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब चाहो तुम्हें गाड़ी में रुकना है, कभी ऐसे मौसम में जाना नहीं है। अब चुप करके बैठी रहो। जल्दी पवन को वो कॉटेज दिख गया। पवन ने कॉटेज के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। उस कॉटेज के बाहर एक छोटा सा पीले कलर का बल्ब जल रहा था और वो कॉटेज दिखने में बहुत पुराना था। पवन ने रेणुका से कहा, आओ संभल कर उतरो, और दोनों ही भागते हुए कॉटेज के दरवाजे तक चले गए। पवन ने दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, कोई है? एक दो बार दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खुला और सामने एक बुजुर्ग निकला। उसकी उम्र करीब 85-90 साल की होगी। उसने रेणुका और पवन को देखा और बोला, जी क्या चाहिए? अंकल जी, दरअसल हमारी गाड़ी इस बारिश में आगे नहीं बढ़ रही है, मौसम बहुत खराब हो गया है, तो अगर आप हमें कुछ घंटे यहाँ रुकने के लिए जगह दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और वो बूढ़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने रेणुका और पवन को अंदर बुला लिया। अंदर जाकर भी वो घर वैसे ही पुराना था। आवश्यक जरूरत की चीजें थी। बूढ़े ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर बैठ जाओ। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? बूढ़ा कोने में पड़ी स्टोव को जलाने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ, सालों से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तुम लोग भीग गए हो, ठंड लग रही होगी, चाय पियोगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बूढ़े ने 2 कप चाय बनाई और रेणुका और पवन को देते हुए कहा, इसे अपना ही घर समझो। रेणुका को वो सब बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी वो घबराते हुए जैसे ही चाय का पहला घूंट लेने लगी, उसके हाथ से कप छूट गया और वो चिल्लाकर बोली, खून, इसमें खून है। क्या हो गया है रेणुका? कहाँ खून है? चाय है। रेणुका ने देखा कि फर्श पर टूटे हुए कप के साथ चाय बिखरी हुई थी। रेणुका को लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा सोच रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कप में खून हो? वो बूढ़ा हंसता हुआ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ आते हैं और उन्हें ऐसा वहम होता है। दरअसल इस घर का इतिहास ही कुछ ऐसा है। और ये सुनकर रेणुका डरते हुए बोली, इतिहास? कैसा इतिहास? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, सालों पहले यहाँ एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक आधी रात में 3 लोगों ने उनसे मदद मांगी और रात में रुकने का आश्रय मांगा। उन्होंने दे दिया, इस बात से अनजान कि वो लोग कौन है। वो लोग डकैत थे और डकैती का सामान लेकर आए थे। आधी रात में जब घर का मालिक उठकर बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा बाथरूम में उसके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। वो घबरा कर आया और अपनी बीवी को उठाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बीवी कमरे में नहीं है। अपनी बीवी को ढूंढता हुआ जब वो बाहर तक आया तो यही जहां तुम लोग बैठे हो, यही बरामदे में उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने पीछे पलट कर देखा तो एक डकैत था। उस आदमी ने पूछा, ये सब क्या है? हाँ? लेकिन उस घायल डकैत ने घर के मालिक के पेट में चाकू घोंप दिया और घर का मालिक भी वहीं मर गया। डकैतों ने पूरे घर में आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाए। उसके बाद ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है। वो लोग यही तो रहते हैं, यहीं आसपास। फिर पवन हैरानी से बोला, लेकिन ये घर जला हुआ तो नहीं लग रहा है, और आप यहाँ कैसे रहते हैं? और बदले में बूढ़ा केवल हंसकर रह गया। ये सब सुनकर रेणुका बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे वहां ठीक नहीं लग रहा था। उसने पवन को वहां से चलने के लिए कहा। उस बूढ़े की बात से पवन भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए उसने बुजुर्ग से कहा, जी आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ रुकने की जगह दी। अब मौसम शायद ठीक हो चुका है, बारिश और बादलों की आवाज भी नहीं आ रही है, अब हमें निकलना चाहिए। बदले में वो बुजुर्ग केवल मुस्कुरा रहा था। पवन ने रेणुका से कहा, 2 मिनट रुको, मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ। पवन तुरंत बाहर गया। बाहर मौसम को देखकर बोला, मेरा अंदाजा ठीक है,
मौसम सही हो रहा है। इससे पहले वह अजीब बूढ़ा कुछ और अजीब बातें करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पवन वापस घर के भीतर आया, लेकिन उसने जैसे ही घर के भीतर कदम रखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो घर पहले जैसा तो था ही नहीं जैसा उसने देखा था। चारों तरफ मकड़ी के जाल लटक रहे थे, भीतर से पूरी तरीके से जला हुआ, और वहां इंसान क्या, इंसान का नामो निशान नहीं था, और ना ही उसे वहां रेणुका नजर आ रही थी। पवन ने आवाज लगाई, रेणुका, कहाँ हो तुम? रेणुका! लेकिन रेणुका की कोई आवाज नहीं आई। घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और वहां चारों तरफ अंधेरा फैल गया। पवन को वहां कुछ नहीं दिख रहा था, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन रेणुका की चिंता भी हो रही थी। पवन ने तुरंत अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और लाइटर को जलाया। उसकी रोशनी में धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। उसे ऊपर की तरफ जाती एक सीढ़ी दिखी और पवन ऊपर की तरफ बढ़ गया। ऊपर जाते ही उसे सामने एक कमरा दिखा जिसमें किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। पवन को हैरानी हुई कि आखिर गुनगुना कौन रहा है, और पवन के कदम अपने आप उस कमरे की तरफ चलने लगे। कमरे में पहुंचकर पवन ने देखा कि सामने रेणुका कमरे में लगे आईने के सामने अपने बाल बना रही है। पवन बोला, रेणुका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अभी यहाँ बाल बना रही हो? चलो जल्दी यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। पवन की आवाज से रेणुका जैसे ही पीछे पलटी, पवन चीखता हुआ पीछे गिर गया, क्योंकि वो रेणुका नहीं थी। उसका पूरा चेहरा जगह जगह चाकू के निशान से घायल था और खून निकल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और पवन को देखकर हंसती हुई बोली, इससे सुंदर जगह तो कोई भी नहीं है पवन। आओ हम इसी जगह अपनी दुनिया बनाएं। और तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग रहते हैं। देखो अपने आसपास। रेणुका की अजीब सी आवाज सुनकर पवन ने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वहां जगह जगह रेणुका की तरह ही घायल और सफेद आंखों वाले लोगों की पूरी फौज खड़ी थी। पवन को समझते देर नहीं लगी कि ये सभी आत्माएं हैं। पवन समझ गया कि रेणुका भी इन्हीं में से एक बन चुकी है, और अब पवन को अफसोस हो रहा था कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों था। लेकिन अब उसे खुद को बचाना था, इसलिए पवन उल्टे पैर कमरे में निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पवन जितनी सीढ़ियां उतरता उतनी ही सीढ़ियां बढ़ती ही जा रही थी। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी, और आखिर में भागते हुए हाँफता हुआ पवन वही सीढ़ियों पर बैठ गया और रोता हुआ बोला, आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और पवन के इतना कहते ही वो सारी आत्माएं एक साथ जोर जोर से हंसने लगे, और पवन अपने कान बंद करता हुआ बोला, बस करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तभी अचानक वो बूढ़ा पवन के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस वक्त वो बूढ़ा कोई सामान्य नहीं था, बल्कि उन्हीं आत्माओं की तरह कटे फटे शरीर के साथ खड़ा था और चीखता हुआ बोला, हमारा क्या कसूर था? हमने क्या बिगाड़ा था जो हम बेमौत मारे गए? इस घर में आने वाला हर शख्स मरेगा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर आत्माओं ने पवन को घेर लिया और पवन की चीख से वो पूरा घर गूंज उठा। एलिवेटर का गेट खुलते ही सामने एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था, सर पर चोट का निशान और शरीर पर जगह जगह कट लगने के बाद सिला हुआ निशान था, मानो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ हो। उसने एक नजर जॉन की ओर देखा तो डर के कारण उसने आंख बंद कर ली। वह एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस कर रहा था, मगर जैसे ही वो महिला एलिवेटर में दाखिल हुई, एलिवेटर 10th फ्लोर की ओर जाने लगा। जब से कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया, जॉन की दादी उसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देती, कारण जॉन वैसे ही अस्थमा का पेशेंट था और कोरोना के वायरस डायरेक्ट ब्रीदिंग सिस्टम पर ही असर करता है। इसी बीमारी के चलते जॉन की मॉम और डैड उन्हें छोड़कर जा चुके थे।
अब घर में अकेला जॉन और उसकी दादी थी, जो उसके पापा के बिजनेस और घर के कामों के बीच उसे समय कम दे पाती थी। अपना इनहेलर यूज करते हुए जॉन अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी दादी से बोला, हे कुलू, व्हाट्सअप? Nothing, beta. Just routine office work. What about your study? That's good. But today I am feeling very lonely. Can you come play with me? मैं अपने दोस्त की प्लेस्टेशन की सीडी लेकर आया हूँ। Sorry, beta. वीकेंड में खेलेंगे। जॉन मायूस हो गया। उसे अपनी मॉम की याद आने लगी, क्योंकि मॉम हर वक्त उसकी पढ़ाई में हेल्प करने के साथ साथ उसके साथ कई सारे गेम भी खेलती थी। वो गूगल पर अपने मॉम डैड के साथ कांटेक्ट करने के लिए कोई जरिया ढूंढने लगा। तभी उसकी निगाह यूट्यूब के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी गेम द एलिवेटर पर पड़ी। बड़े ध्यान से उसने सारा वीडियो देखा। वो मन ही मन सोचने लगा कि एलिवेटर के जरिए दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। तब तो दूसरी दुनिया में उसे उसका खोया हुआ परिवार भी मिल जाएगा। गेम खेलने के पूरे रूल समझ लेने के बाद जॉन रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये गेम रात 12 बजे के बाद ही खेला जा सकता था। 12 बजते ही उसने एक बार और गेम के रूल देखे। फिर मन ही मन सोचने लगा, हमारी बिल्डिंग तो केवल 9th फ्लोर की है, इसके लिए मुझे 10th फ्लोर की बिल्डिंग सर्च करनी होगी। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एलिवेटर में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। काफी देर तक सोचने के बाद वो बड़े से मॉल के पास पहुंचा। मॉल पूरे 10th फ्लोर का था। मॉल के 5th फ्लोर पर मूवी खत्म हुई थी। सभी लोग निकल रहे थे। जॉन उसी भीड़ का सहारा लेकर मॉल के अंदर दाखिल हो गया। लोगों के जाने के बाद गार्ड्स ने मॉल के मेन गेट बंद कर दिए। अब बड़े से मॉल के अंदर जॉन अकेला था। वह धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। दिन में जो मॉल एकदम खूबसूरत और दिलचस्प नजर आता है, रात के अंधेरे में उतना ही भयावह और खामोश था। खिलौनों की शॉप पर रखे हुए खिलौने भी अंधेरे में डर का एहसास पैदा करा रहे थे। वह धीरे धीरे 5th फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। डर के कारण उसका एक बार तो मन हुआ कि वो सब कुछ ना करे, मगर फिर उसे अपने मॉम डैड की याद आई और 5th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने लिफ्ट को कॉल किया। जैसे ही लिफ्ट वहां पहुंची, अजीब सी आवाज में लिफ्ट का दरवाजा खुला। उस वक्त मॉल में कोई नहीं था, तो लिफ्ट खाली ही थी। डरे मन से जॉन ने अपना पहला कदम लिफ्ट में रखा। उसके लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। वह मन ही मन गेम के रूल याद कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कांपते हुए हाथों से 4th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाते हुए 4th फ्लोर पर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने घना अंधेरा था। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। फिर उसने कुछ देर खामोशी से खड़े रहने के बाद 2nd फ्लोर की बटन दबाई। एलिवेटर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। 2nd फ्लोर पर भी सन्नाटा था। एक बार तो उसका मन हुआ कि ये गेम छोड़कर बाहर निकल जाए, मगर फिर अपने मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन तक पहुंचने के लिए उसे इस गेम को हर हाल में पूरा करना था। एलिवेटर का गेट बंद हो गया। उसने 6th फ्लोर की बटन दबाई। इस बार एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। 6th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने जब बाहर झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर कर एलिवेटर के एक कोने में खड़ा हो गया। घबराने के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने तुरंत अपना इनहेलर निकाला और उसे पंप किया। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद उसने दोबारा 2nd फ्लोर की बटन दबाई। अब ये गेम शुरू हो चुका था। जैसे ही एलिवेटर 2nd फ्लोर पर पहुंचा, एलिवेटर का गेट नहीं खुला। अब एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा था। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। जैसे ही 5th फ्लोर आया, एलिवेटर रुक गया। साथ ही मानो जॉन की धड़कन भी रुक गई थी। गेम के रूल के हिसाब से 5th फ्लोर पर एक दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति मिलता है। जॉन डर रहा था कि अब यहाँ पर क्या होगा। एलिवेटर का गेट खुलते ही सामने एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। सर पर चोट का निशान और शरीर पर जगह जगह कट लगने के बाद सिला हुआ निशान था, मानो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ हो। उसने एक नजर जॉन की ओर देखा तो डर के कारण उसने आंख बंद कर ली। वह एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस कर रहा था, मगर जैसे ही वो महिला एलिवेटर में दाखिल हुई, एलिवेटर 10th फ्लोर की ओर जाने लगा। एलिवेटर में जॉन और वो महिला दोनों ही थे। वो जॉन को देखकर मुस्कुरा रही थी। महिला भारी आवाज में जॉन से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम?
जॉन को पता था कि इस गेम के रूल के हिसाब से उस महिला के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। महिला उसकी और करीब आ गई। जॉन की धड़कन तेज होने लगी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने दोबारा अपना इनहेलर यूज किया। क्यों? दूसरी दुनिया में जाने में डर नहीं लग रहा? किससे मिलने की इच्छा तुम्हें वहां पर लेकर जा रही है? जॉन अपनी आंखें बंद कर 10th फ्लोर के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 10th फ्लोर आया, एलिवेटर का गेट खुला और वो महिला दूसरी दुनिया में दाखिल हो गई। मगर दूसरी दुनिया का नजारा देखकर जॉन की हिम्मत दूसरी दुनिया में जाने की नहीं हुई। जगह जगह जलती हुई आग, उड़ते हुए साए और खौफनाक चेहरे। दूसरी दुनिया बहुत ही डरावनी थी। वह एलिवेटर में खड़ा हुआ सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। इस गेम को क्विट करना है या वापस ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने घर लौट जाए। अपने माँ बाप के इतने करीब आकर उसे मिले बिना जॉन को बेवकूफी लग रहा था। मगर दूसरी दुनिया में वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढेगा, ये भी एक बड़ा सवाल था। उसके दिल में बड़ी कश्मकश चल रही थी। उसके दिल की कश्मकश को देख महिला मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? मेरे साथ नहीं आओगे? वापस जाने के लिए तो तुम यहाँ तक नहीं आए हो। जॉन ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि एक बार इस दुनिया में जाने के बाद यदि वापस लौटना है तो एलिवेटर का गेट बंद होने के पहले उसे वापस एलिवेटर में जाना होगा। क्या वो इतनी जल्दी अपने मॉम डैड को ढूंढ पाएगा? जॉन की कश्मकश को वो महिला और बढ़ा रही थी। आ जाओ, किस्मत वाले हो जो जीते जी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। जॉन ने डरते हुए अपनी माँ को आवाज लगाई। मॉम, कहाँ है आप? देखो, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया हूँ। कोई आवाज नहीं आई, बल्कि कई साए उड़ते हुए एलिवेटर के करीब आ गए। एलिवेटर का गेट बंद हो रहा था। जॉन एलिवेटर में खड़े खड़े सोचने लगा, क्या करूँ? जाऊँ या ना जाऊँ, या वापस यहीं से लौट जाऊँ? कुछ सेकंड सोचने के बाद जैसे ही एलिवेटर का गेट बंद होने वाला था, वो उसे हाथों से रोककर दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया। उसके बाहर निकलते ही एलिवेटर का गेट बंद हो गया। जॉन वहीं पर अपने घुटने के बल बैठ गया और सोचने लगा, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? उस लड़की से भी भयानक चेहरे के प्रेत अब जॉन के आसपास खड़े थे। सभी उसे डराने की कोशिश करने लग गई। वह भागकर एलिवेटर के पास पहुंचा और एलिवेटर को वापस कॉल करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। बार बार वो एलिवेटर को कॉल कर रहा था और साए जोरों से हंस रहे थे। उसने अपना इनहेलर निकाला और अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश की। तभी उसके करीब एक साया आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अब तुम इसी दुनिया के मेहमान हो, यहां से नहीं जा सकते। घर पर दादी जॉन को ढूंढते हुए परेशान हो रही थी। अगले दिन जॉन की लाश मॉल के एलिवेटर में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जॉन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें